तो पीएम मोदी के एक स्टेटमेंट के बाद आज मार्केट का माहौल पूरी तरह बदल चुका था और जो मार्केट अभी Q4 की जो अर्निंग्स वाला जो एक सेशन बना हुआ था, पॉजिटिव माहौल बना हुआ था मार्केट के अंदर, खासकर स्मॉल कैप और जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, वहाँ पे जमकर खरीदारी देखी जा रही थी, वो आज थोड़ा-सा डगमगाते हुए दिखाई दिया। जो गोल्ड एंड ज्वेलरी वाला सेक्टर था, जो अब तक सबसे सेफ सेक्टर माना जा रहा था, जहाँ पे वॉर का भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, वहाँ पर भी आज ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली। क्योंकि जो पीएम मोदी का स्टेटमेंट था, उसकी बात तो ये समझ लो कि रिजल्ट कैसे भी आए हों, चाहे आप कल्याण ज्वेलर्स का एग्जांपल ले लो। कल्याण ज्वेलर्स का तो मैं कहूँगा कि जैसे कभी-कभार किसी चीज़ की टाइम ख़राब हो जाता है ना, वैसा चल रहा है। वीकेंड पे अच्छे रिजल्ट आए, सब कुछ बढ़िया गया था। लेकिन देखो एक स्टेटमेंट पूरे सेक्टर पे भारी पड़ा और इस शेयर में भी ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली। तो शेयर में कोई ख़राबी नहीं है और मैंने अपना कोई अभी भी इस सेक्टर से कोई शेयर बेचा नहीं है, मैं अभी भी बना हुआ हूँ। थोड़े बहुत मैंने शेयर कल्याण के खरीदे थे, लेकिन फिर मैंने अभी वेट एंड वॉच वाली सिनेरियो में हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पैसा मेरा कल्याण में लगा हुआ है। तो मैंने अभी कोई एग्जिट नहीं लिया है, ना ही फ्यूचर में मैं एग्जिट लूँगा, जब तक मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ऐसा नहीं आता है कि वो अपना एक्सपेंशन जो प्लान है उसको रोक रहे हैं या कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तब तक तो मैं हर कंपनी में बना रहूँगा। इसके अलावा 2-3 और कंपनियाँ जहाँ पे मैं इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन अभी मैंने कोई एग्जिट नहीं लिया है, मैं अभी बना रहूँगा जो गोल्ड एंड ज्वेलरी वाला सेक्टर है। बात करते हैं इंडिया की, तो अपने जो पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है, तो इस अपील के पीछे कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मुझे लगता है शायद रसिया उस लेवल का डिस्काउंट इंडिया को ऑफ़र नहीं कर रहा है। इंडिया को जो क्रूड ऑयल है उसकी सोर्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है। पेमेंट जो प्राइस है वो ज़्यादा पे करना पड़ रहा होगा और जो सप्लाई डिस्टर्ब हुई है वो तो हमने देख ही रखा है कि किस तरीके से वहाँ पे जो रूट है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अगर इकोनॉमी की बात करूँ तो देखो, मुझे इस स्टेटमेंट से ज़्यादा गवर्नमेंट थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में सोचती तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि आपके बोलने से सिर्फ मार्केट के अंदर पैनिक ही आएगा, इससे कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोगों का कॉमन सेंस और जो सोसाइटी का सोचने का तरीका इंडिया का, वो सबको पता है किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं। आप ये चीज़ बोलोगे, लोग स्टॉक करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा मार्केट के अंदर प्रॉब्लम ही आएगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट से इस स्टेटमेंट को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। तो आप देखोगे कि जो 90s का दौर था या आज से 10 साल पहले जो ग्रोथ हुआ करती थी, जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थी जो ग्रोथ को लीड करती थी, या जापान या साउथ कोरिया वाली जो ग्रोथ है, तो यहाँ देखोगे ये बैलेंस शीट वाली ग्रोथ थी। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी पे फोकस किया जाता था, यहाँ मार्जिन्स हायर साइड रहते थे, चाहे वो यूएसए का मार्केट हो या यूरोप का मार्केट हो या जापान का मार्केट हो, इनकी बैलेंस शीट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती थी। जो ग्रोथ थी इन कंट्रीज़ की, जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने जो डेवलपमेंट किया था, वो डेवलपमेंट इस तरीके का था कि वहाँ पर बैलेंस शीट पे ज़्यादा फोकस था, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर साइड होती थी। लेकिन जब से चाइना ने अपना गेम स्टार्ट किया है, यहाँ पे चीज़ पूरी तरीके से बदल गई है। चाइना रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई का फोकस नहीं करता, चाइना डील करता है स्केल में। वो लार्ज क्वांटिटी में चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं और स्केल पे खेलते हैं, उन्हें रिटर्न ऑन इक्विटी से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। वहाँ पे चाइना ने अपनी बैलेंस शीट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया अपने अंदर और कोशिश ये की कि चीज़ों को इतना स्केल पे प्रोड्यूस करो कि कहीं का भी कोई भी मार्केट उसके लेवल पे टिक ही ना पाए। रिटर्न ऑन इक्विटी तो बाद में देखी जाएगी। आरओई अगर आप चाइना की बैलेंस शीट में देखोगे तो है ही नहीं है। आप चाइना का मार्केट उठा के देख लो, इन्वेस्टर के लिए हमेशा बुरा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में उसकी जीडीपी के लिए, उसके लोगों के लिए चाइना का मार्केट हमेशा बेस्ट रहा है। तो इसीलिए इन्वेस्टर के लिए चाइना के मार्केट ने ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं दिया है। तो कहीं न कहीं इंडिया को भी देखना पड़ेगा कि हम जो एक्सपोर्ट में डील कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे चीज़ें हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप रिटर्न ऑन इक्विटी, मार्जिन्स पे ज़्यादा ध्यान दें, हमें इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे काम करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को समझेगी और उस पे थोड़ा ध्यान भी देगी। लेकिन मार्केट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और उसका इम्पैक्ट आज के मार्केट में आपको देखने को मिला। हालाँकि मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। एथर एनर्जी और आपका जो वी मार्क है, इसके रिज़ल्ट काफ़ी शानदार आए थे। तो ये ज़बरदस्त तरीके से
ग्रोथ दिखाए हुए हैं। एक शेयर और है जिसमें मुझे एंट्री लेनी थी पर मैं अभी ले नहीं पाया हूँ, ये आपका जो यूनाइटेड पर्पल्स करके कंपनी है, शायद मैं नाम सही बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ गलत हो, जो बच्चों के क्लोथिंग वगैरह में डील करती है। इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है और इसकी शायद आज कॉन कॉल भी होगी, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस वाली कॉन कॉल नहीं थी, 1 टू 1 वाली थी। पता नहीं क्या डिस्कस हुआ होगा उसमें, तो मुझे इसका कोई एक्सेस है नहीं है, लेकिन इस कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। मैंने कुछ एक कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग भी की है, एएसएम टेक्नोलॉजी से मैंने कंप्लीट एग्जिट ले लिया है। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन मैं यहाँ से, मैं सच बताऊँ तो मैं नहीं ये डिसाइड कर पा रहा था कि ये कंपनी किस तरीके से फ्यूचर में रेवेन्यू निकालेगी, क्या इनका बेस रहेगा या क्या ड्राइवर्स रहेंगे ग्रोथ के। एक हाई पी पे कंपनी ट्रेड कर रही थी, तो बेहतर था मेरे लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना। मैंने इससे कंप्लीट एग्जिट ले लिया है। मैंने एमसीएक्स में अपना स्टेक इंक्रीज किया है आज। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मैंने उसमें अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और मनोरमा के रिजल्ट अभी बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो उसकी एक बार कॉन कॉल वगैरह अटेम्प्ट करके उसका फ्यूचर को लेकर अपना डिसीजन लूँगा मैं। तो देखो, जो अच्छे शेयर हैं उनमें अपना स्टेक मुझे इंक्रीज करना है। जहाँ पर मुझे कोई डाउट लगता है, जहाँ कोई प्रॉब्लम लगती है, तो वहाँ से धीरे धीरे मेरे को एग्जिट लेना है। संभव स्टील के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन कॉन कॉल मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। और वैसे भी जो स्टील से रिलेटेड कंपनियां, थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस रहता है, Q1 Q2 इनका इतना अच्छा नहीं जाएगा, ये मैनेजमेंट भी बोल रहा है। हो सकता है कि मैं इससे भी अपना एग्जिट ले लूँ, क्योंकि इसके कंपैरिजन में मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है मार्केट के अंदर। इस समय पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मैं एक साइक्लिकल बिजनेस में फंसना नहीं चाहूँगा। इस समय पे काफ़ी प्रॉफिट है संभव स्टील में मेरा, तो मैं हो सकता है कल या परसों में इससे एग्जिट ले लूँ। तो बाकी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं। और इंट्राच करके अ, जो आपका एक तरीके से प्री बिल्डिंग वाला सेगमेंट था, मैंने उससे भी एग्जिट ले लिया। ई पैक प्री पैक से तो मैं काफ़ी पहले ही अपना लॉस बुक कर चुका हूँ। तो इसी तरीके से जो कंपनी आपको नहीं पसंद है या जहाँ पे आपका व्यू नहीं बन पा रहा है, वहाँ से एग्जिट लेने में ही फ़ायदा है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और जो कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रही है, जैसे एथर एनर्जी है, तो देखो आज जितने भी ईवी से रिलेटेड शेयर थे उनमें ज़बरदस्त रैली देखने गई। एथर एनर्जी में भी काफ़ी अच्छी खासी रैली दिखाई थी। तो उसका यही है, आपको फ्यूचर में ऐसी शेयर पे अपना नज़र बना के रखना है। जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ से एग्जिट करना, जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे स्टेक इंक्रीज कीजिए, जहाँ अच्छा नहीं लग रहा, जहाँ सही नहीं लग रहा, वहाँ से एग्जिट ले लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। ऐसे ही अपडेट जो भी आता रहेगा मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।